रात के 3:17। मतलब एक ऐसा वक्त जिसे दुनिया गहरी नींद का समय मानती है, लेकिन पुरानी कहानियों में इसे वो घड़ी कहा गया है जब हमारी दुनिया और किसी और डायमेंशन के बीच की परतें एकदम पारदर्शी हो जाती हैं। इतनी पतली कि उस वक्त आईने के सामने खड़े होने पर रिफ्लेक्शन शायद हमारा अक्स होता ही नहीं है। बिल्कुल, बल्कि उस पार से कोई इस पार झांक रहा होता है। और आईनों को लेकर ये जो एक प्रिमिटिव डर है ना, ये इंसानी मनोविज्ञान के सबसे डार्क हिस्सों में से एक है। बचपन से हमारे दिमाग को ये प्रोग्राम किया जाता है कि आईना हमेशा सच दिखाता है। हाँ, वो हमारी अपनी पहचान का सबसे बड़ा सबूत है ना? एग्जैक्टली। लेकिन जब वही रिफ्लेक्शन जिस पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा है वो अपना पैटर्न बदल दे या अचानक खुद के ही खिलाफ हो जाए, तो दिमाग उस खौफ को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। रियलिटी का पूरा ढांचा गिर जाता है। बाप रे, ये सोचकर ही अजीब लग रहा है। तो चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। आज के हमारे इस डीप डाइव के नोट्स एक बहुत ही डिस्टर्बिंग कहानी पर आधारित है। इसका नाम है आईना की दूसरी तरफ। और ये सिर्फ एक साधारण हॉरर सर्वाइवल स्टोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक पूरी केस स्टडी है कि जब सदियों पुरानी अनसुलझी किंवदंतियां आज के इस अति आत्मविश्वासी और कंटेंट ड्रिवन तकनीकी युग से टकराती हैं, तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। हमारे सोर्स मटेरियल का केंद्र है पुरानी दिल्ली के शाहजहांपुर इलाके की मीर हवेली और उसके मेन हॉल में रखा एक बहुत ही विशाल प्राचीन फ्रेंच क्रिस्टोराइना। इस हवेली का आर्किटेक्चर और उसका जो इतिहास है ना, दोनों ही एक बहुत ही घुटन भरे माहौल का निर्माण करते हैं। मतलब नोट्स पढ़ने पर ही वो हवा का सन्नाटा और कदमों की भारी आवाज महसूस होने लगती है। ये कोई आम डरावनी जगह नहीं है। हाँ, और जब इस तरह के डार्क पास्ट का सामना 2025 के उस जनरेशन से होता है जिसे लगता है कि हर चीज को कैमरे में कैद करके वायरल किया जा सकता है, तो वहां एक बहुत ही डेंजरस साइकोलॉजिकल क्लैश पैदा होता है। उस पास्ट की जड़ें सीधे 1947 के विभाजन के उस खूनी दौड़ तक जाती हैं। सही कहा। नोट्स के मुताबिक मीर परिवार का आखिरी वारिस था रावण सिंह मीर। उसने अपनी पत्नी, 2 छोटी बेटियों और यहाँ तक कि अपने नवजात बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर खुद को भी खत्म कर लिया। ओह गॉड। मतलब अपने ही परिवार को। हाँ, और उस वक्त शहर पहले ही दंगों की आग में जल रहा था, तो बाहर की दुनिया ने इसे क्या नाम दिया? पागलपन। लोगों ने मान लिया कि तनाव की वजह से रावण सिंह का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। इंसान का समाज ऐसे ही काम करता है, एक कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म की तरह। बिल्कुल। किसी भयानक घटना को पागलपन का नाम देकर फाइल बंद कर देना बहुत आसान होता है, क्योंकि अगर समाज ये मान ले कि वो इंसान पागल नहीं था बल्कि किसी अदृश्य शक्ति के वश में था जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो कोई भी रात को चैन से सो नहीं पाएगा। ये तो है, लेकिन कहानी स्पष्ट करती है कि रावण सिंह के दिमाग में कोई खराबी नहीं थी। असली खराबी तो उस सोने के फ्रेम वाले फ्रेंच क्रिस्टल आईने में थी। हवेली के नौकरों में ये अफवाह थी कि वो आईना सिर्फ कपड़े या चेहरा नहीं, इंसान के अंदर छिपे सबसे गहरे पाप और उसकी आत्मा का सड़ा हुआ हिस्सा दिखाता था। और अब ये कहानी सीधा एक छलांग लगाती है 2025 में। वो मनहूस मीरान हवेली जो दशकों से बंद पड़ी थी, उसे खरीद लिया जाता है। और खरीदता कौन है? घोस्ट हंटर्स इंडिया नाम का एक यूट्यूबर ग्रुप। मतलब ये कॉम्बिनेशन ही अपने आप में किसी डार्क कॉमेडी जैसा लगता है। एक तरफ प्राचीन शाप है और दूसरी तरफ रिंग लाइट लेकर घूमने वाले लोग। एग्जैक्टली। इस ग्रुप को देखिए। आर्यन 28 साल का लीडर जो पूरी तरह से स्केप्टिक है। उसके लिए भूत प्रेत सिर्फ एक बिजनेस मॉडल है। फिर है 26 साल की नेहा जो कैमरा वुमन है। 30 साल का टेक्नीशियन विक्रम जिसे लगता है कि हर पैरानॉर्मल एक्टिविटी के पीछे कोई ढीला तार है। और 24 साल की रिया जो खुद को पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कहती है। इनका मास्टर प्लान ये होता है कि दुनिया की सबसे खतरनाक हवेली में रात भर की लाइव स्ट्रीम की जाए और सब्सक्राइबर्स बढ़ाए जाएं। आर्यन का जो कैमरे पर वो ओवर कॉन्फिडेंट बयान भी है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, बस इंसान के मन का भ्रम है, और आज हम इस भ्रम को एक्सपोज करेंगे। आर्यन का ये बयान मॉडर्न जनरेशन की सबसे बड़े इल्यूजन को सामने लाता है। मतलब आज के इंसान को लगता है कि अगर किसी चीज को 4K में रिकॉर्ड किया जा सकता है या वाईफाई से स्ट्रीम किया जा सकता है, तो वो चीज उसके पूरे कंट्रोल में है। आर्यन और उसकी टीम को वो कैमरा लेंस और माइक्रोफोन एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे एक पुरानी कहानी को सिर्फ कंज्यूम करने आए हैं। ये अति आत्मविश्वास ही उन्हें उस खतरे के प्रति पूरी तरह अंधा कर देता है।
ये कंट्रोल का जो भ्रम है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। मुझे यहाँ एक अजीब सी एनालॉजी दिमाग में आ रही है। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई इंसान किसी पुरानी धूल खाए सीसीटीवी कैमरे को लेकर आए और सोचे कि ये तो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है। वो उसके सामने अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, हंस रहा है, लेकिन असल में वो कैमरा कोई वीडियो फुटेज नहीं ले रहा है। वो एक हार्ड ड्राइव की तरह सीधा लोगों की आत्माओं को और उनकी एनर्जी को स्टोर कर रहा है। क्या तकनीकी युग में हर चीज को स्क्रीन के पीछे से देखने की आदत इंसान को सबसे बड़ा शिकार नहीं बना देती? वो सीसीटीवी वाला उदाहरण यहाँ एकदम सटीक बैठता है। स्क्रीन एक फिल्टर का काम करती है जो हमें रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देती है। आर्यन और उसकी टीम को लगता है कि वे ऑब्जर्वर है, यानी सिर्फ देखने वाले, लेकिन उस हवेली में और खासकर उस आईने के सामने वे ऑब्जर्वर नहीं है। वे खुद सब्जेक्ट हैं, वे शिकार हैं। बिल्कुल, वे अपने सेंसर्स और मॉडर्न गैजेट से उस पुराने शाप को नापने की कोशिश कर रहे हैं जो खुद उन गैजेट्स की फ्रीक्वेंसी को हैक कर सकता है। और उनके इस गुरूर के टूटने की शुरुआत पहली ही रात हो जाती है। समय है रात के 11 बजे। हवेली का मेन हॉल, जहां वो विशाल फ्रेंच आईना रखा है, अचानक ऊपर टंगा एक पुराना क्रिस्टल चैंडलियर बिना किसी हवा या झटके के हल्का हल्का झूलने लगता है। और यहाँ नोट्स में आईने का जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। हाँ, उसमें लिखा है कि आईना इतना ज्यादा साफ था कि लग रहा था जैसे असली दुनिया उस शीशे के अंदर बसती है और बाहर खड़े लोग सिर्फ नकली परछाइयां हैं। बाप रे! ये डिस्क्रिप्शन कोई साधारण पोएटिक लाइन नहीं है। ये असल में वास्तविकता के इन्वर्जन यानी चीजों के उलटने का पहला सिग्नल है। एक सामान्य आईने में हमेशा एक हल्का धुंधलापन या कोई खरोच होती है जो याद दिलाती है कि ये सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। सही बात है। लेकिन जब अक्स ही असली दुनिया से ज्यादा स्पष्ट और जीवंत लगने लगे तो इसका मतलब है कि डोमिनेंस यानी शक्ति अब इस तरफ के लोगों के पास नहीं है। आईना अब सिर्फ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, वो खींच रहा है। और यहीं से टेक्नोलॉजी का फेल होना या यूं कहें कि उनके खिलाफ होना शुरू होता है। रिया अपना ईएमएफ मीटर ऑन करती है। जो सुनने वाले नहीं जानते, ईएमएफ मीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नापने का टूल है जिसे घोस्ट हंटर्स इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर किसी घर में इसकी रीडिंग 1 या 2 के आसपास होती है। बहुत बड़े इंडस्ट्रियल पावर ग्रिड के अंदर खड़े हो। लेकिन विक्रम जो टेक्नीशियन है वो क्या कहता है? वो हंसकर मीटर को ठोकता है और कहता है चाइनीज माल है, बैटरी खराब होगी। सीरियसली, ये डिनायल का सबसे क्लासिक उदाहरण है। और तो और जब नेहा कैमरे के व्यू फाइंडर से आईने को देखती है तो 1 सेकंड के लिए आईने के अंदर नेहा का चेहरा हल्का सा हिलता है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी गर्दन मरोड़ी हो। और इस पर आर्यन का रिएक्शन, वाह, इसे ग्लिच इफेक्ट बोलकर एडिटिंग में लूप कर देंगे, ऑडियंस पागल हो जाएगी। इंसान का दिमाग उन चीजों को प्रोसेस ही नहीं करना चाहता जो उसके बनाए हुए लॉजिक के बॉक्स में फिट नहीं बैठती। विक्रम का उस 12.4 की भयंकर रीडिंग को बैटरी की खराबी बताना कोई लापरवाही नहीं बल्कि उसका डिफेंस मैकेनिज्म है। और आर्यन तो हर खौफनाक सिग्नल को मोनेटाइज करने के बारे में सोच रहा है। हाँ, मतलब उनके सामने साक्षात मौत खड़ी दस्तक दे रही है, लेकिन वे उसे एंगेजमेंट मैट्रिक्स और वायरल कंटेंट के नजरिए से देख रहे हैं। लेकिन जरा रुकिए, मैं यहाँ एक साइंटिफिक थ्योरी को टेबल पर रखना चाहती हूँ और इस पूरी सुपरनैचुरल कहानी को थोड़ा चैलेंज करना चाहती हूँ। नोट्स में आगे जो रिया के साथ होता है उसे ध्यान से देखते हैं।